नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, यानी आप पढ़ा रहे हैं ग्रामर, अब निगमनात्मक उपागम इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं अंग्रेजी में, और इंडक्टिव जो होता है उसको हम क्या कहेंगे मैडम, बताइए, वैसे भी आपसे ही पढ़ना है? वाह शाबाश, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हिंदी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। मैम माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा, आपकी भी वॉइस सुनती है मुझे, मेरी नहीं है ऑडिबल या आपकी नहीं है? फटाफट से बताओ। हाँ, सी ऑप्शन, सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं जवाब। प्लीज स्लो डाउन, कितना स्लो पढ़ोगे? कर देंगे और स्लो। और बताओ, देखिएगा इंग्लिश में क्वेश्चंस दो, हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा आपसे एग्जामिनर, कमाल करते हो यार। इंग्लिश ऑप्शंस प्लीज। हिंदी पेडागोजी है, हिंदी शिक्षण शास्त्र कहते हैं इसको, है ना। ये तो मैं आपकी मदद कर दे रही हूँ कि ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर आपको पता होगा तो आपको दोनों भाषाओं में ही आसानी होगी। ठीक, सी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिए, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम, देखिए ग्रामर के लिए ना डिडक्टिव मेथड है, अच्छा माना जाता है ना, ग्रामर टीचिंग के लिए। तो निगमनात्मक उपागम में क्या होता है, यानी डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच, दूसरी होती है डिडक्टिव अप्रोच। ठीक, अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, तो डिडक्टिव में सबसे पहले रूल सिखाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। इंडक्टिव में जाते हैं, इंडक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं जरा याद करके बता दीजिए? आगमनात्मक विधि, उदाहरण से नियम की ओर। मैं एग्जांपल दे देती हूं आपको, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो जैसे संज्ञा है, तो संज्ञा की पहले आप परिभाषा बताते हैं, है ना, और फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं। जब आप क्या करते हैं, निगमनात्मक विधि से पढ़ा रहे हैं, तो जब आप आगमनात्मक विधि से पढ़ाते हैं तो पहले उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या होते हैं, बच्चों बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट सिटी क्या है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, फिर वो बताएगा सोनू है, छोले भटूरे फेवरेट फूड है, आगरा मेरी फेवरेट सिटी है। फिर आप बताते हैं कि ये जितने भी उदाहरण आपने दिए हैं, है ना, पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आप डेफिनेशन बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा आगमनात्मक विधि। उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं पहले, बाद में जा रहे हैं नियम की ओर। लेकिन जब आप नियम प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये निगमनात्मक विधि होती है कि पहले आपने परिभाषा लिखवा दी, उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है बात? तो वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं, इस नियम के अनुसार वास्तविक संप्रेषण नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, यानी फैक्ट्स जो आपके सामने हैं उससे आगे जाकर के आप अनुमान लगा रहे हैं, इन्फेरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, व्याख्या करना किसी चीज की, विश्लेषण करना या निष्कर्ष निकालना, बताइएगा। मैराथन कराएंगे भाई, अभी तो पहले क्वेश्चंस कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, फिर कर लेना मैराथन, बता देंगे। देखिएगा, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाके, मतलब जो आपके पास फैक्ट्स हैं उनके आगे जाके आपको सोचना है, विचारना है, अपने कुछ विचार उस पर व्यक्त करने हैं, या फिर थिंकिंग प्रोसेस लगा करके कुछ और एक्स्ट्रापोलेट करना है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो, हिंदी में कहें तो पाठ्य सामग्री का विस्तार, कि आपने बच्चों को कहा इस पे सोच के इस कहानी को और आगे बढ़ाओ, इसमें क्या हो सकता है, इसका अंत बदल के देखो। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार कर रहे हैं आप, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं, सिर्फ व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, ये सब तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो वो ऑप्शन बेस्ट होता है जिसमें या तो वो बाकियों से बेहतर ऑप्शन हो, या फिर बाकी सारे ऑप्शंस उसमें समाहित हो जाएं। ये सिंपल तरीका होता है आंसर निकालने का। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार करने वाले प्रश्न एक्स्ट्रापोलेशन कहलाते हैं, कि हम तथ्यों से, फैक्ट्स जो हमारे पास है उसके आगे जाकर के अनुमान लगा रहे हैं, अपने एक विचार लगा रहे हैं और कुछ नया निकाल करके ला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है, यानी आप मदर टंग को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं क्लासरूम में। जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा, एक होती है लक्ष्य भाषा, दूसरी हम मदर टंग की बात करते हैं मातृभाषा। लक्ष्य भाषा वो है जिसे सिखाने का लक्ष्य है, यानी स्कूल में अगर अंग्रेजी सिखानी है तो वो लक्ष्य भाषा बन गई। मातृभाषा जो बच्चे के घर में बोली जाती है, जो उसको आती है ऑलरेडी। तो मातृभाषा को स्थान नहीं दे रहे, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है मान लीजिए तो इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी है तो हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्जित है। तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड के अंदर, है ना। ये नेचुरल में तो भाई नेचुरली जो बच्चों को भाषा आती है वो उस पे जाएंगे। द्विभाषिक में तो दो भाषाएं बोली जा सकती हैं, दो भाषाओं का इस्तेमाल होगा, ट्रांसलेशन हो सकता है। श्रव्य भाषिक यानी सुन करके जो है बच्चा बात करेगा, जो भी बोला जा रहा है। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष मेथड यानी डायरेक्ट मेथड जो है आपका, इसमें मदर टंग का जो यूज है वो प्रोहिबिटेड है,
बच्चा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वही वाले स्कूल्स हैं जो कॉन्वेंट स्कूल्स या कुछ स्कूल्स होते हैं जहां पे हिंदी बोलने पे भी फाइन है। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश के माध्यम से ही। तो टारगेट लैंग्वेज का यूज करके ही सिखा रहे हैं, वो माहौल चारों तरफ उसी भाषा का दिया हुआ है जिसको वो सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यानी वो ओवरऑल जैसे लैंग्वेज को यूज करता है ना, ये कुल वही है कि संपूर्ण जोड़ करके जो आप बचपन में पढ़ते थे। तो एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यानी उसको आप क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश, जो भी आप कह रहे हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? यानी वर्तनी मतलब स्पेलिंग गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक बेशक उसने की है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल जैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है उस चीज के लिए बच्चों को प्रेज कर रहे हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है संरचनात्मक है। ये कौन सा उपागम है? ये कौन सी अप्रोच है? इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लिश में भी समझ लेंगे शब्दों को तो आपके लिए ईज हो जाएगी पेपर में। तो संरचनात्मक होता है स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल अगर ये होता तो नंबर काट लिए जाते स्पेलिंग पे नंबर नहीं काटे, इसका मतलब भाषा के समग्र प्रयोग की बात हो रही है। तो ये है समग्र भाषा उपागम, होल लैंग्वेज अप्रोच है, जहां आप भाषा को एक समग्र रूप में देख रहे हैं कि बच्चे ने जो अभिव्यक्ति की है, जो एक्सप्रेस किया है लैंग्वेज में, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है चलेगा, बट उसने जो बात कही है उसमें दम है, वो अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं। तो ये समग्र भाषा है जहां आप ओवरऑल लैंग्वेज को देखते हैं, उसने कैसे कल्पना की, कैसे अपनी बात को अभिव्यक्त किया, कैसे सोचा, इन सब चीजों पे आप देख रहे हैं। तो ये समग्र भाषा प्रयोग है। संप्रेषणात्मक तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है जहां पे बातचीत की आप बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे लिखने की बात हुई है। रचनावादी अप्रोच को ये सच अलग से नहीं है, जहां बच्चा एक्टिव है वो रचनावादी है। तो समग्र भाषा प्रयोग जो है सही उत्तर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। देखिएगा एक बार, देखो जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं हिंदी के लिए, जो भी हम कर रहे हैं इनफ हो जाएगा, मोर देन। ठीक, पेपर में ज्यादा अलग से दुनिया की कोई तीसरी चीज नहीं आती है। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली, जितना भी टाइम हमारे पास अभी है, तो मोर देन इनफ हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक भाषा अध्यापक को यानी एक लैंग्वेज टीचर को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। स्वच्छंद बोले तो इंडिपेंडेंट राइटिंग के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है, यानी हेल्पफुल होता है। जब बच्चे खुद से फ्री राइटिंग कहते हैं इसको, इंग्लिश में फ्री राइटिंग के नाम से पूछा जाता है, यानी जो बच्चे का मन करे वो लिख सकता है, जो उसके मन में विचार आए वो लिख सकता है, बिना ये सोचे ये अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कोई जज करेगा नहीं करेगा। जैसे आप अपनी डायरी में लिखते हैं, जो मन में आ रहा है लिखने लगते हैं। ठीक, जर्नलिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। अगर हम देखें, देखते हैं पूजा उसको भी, अगर हम देखें यहां तो क्वेश्चन में 11 कहता है कि एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, यानी फ्री राइटिंग के लिए। तो इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है ना? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसको वहां पे प्रयोग करके इंक्लूड करके जो भी उसने पहली लैंग्वेज में सीखा है उसको लिख पाएंगे। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी फ्लुएंटली लिख पाएगा बच्चा, और दूसरा क्रिएटिवली जो उसके मन में विचार आ रहे हैं जिस तरह से वो प्रकट करना चाहे वैसे लिख सकता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। देखिए स्वच्छंद का मतलब ये नहीं कि लिखना ही नहीं है, फ्री राइटिंग मतलब जो मन में आ रहा है लिखो, ये नहीं कि लिखना ही नहीं है ये भी ऑप्शन में, नहीं, फिर तो राइटिंग ही नहीं बची अगर नहीं लिखना तो। फोर्थ है शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अधिक या सटीक लिखना है, इस बारे में नहीं है ये है बच्चे के जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो रचनात्मक विचार हैं, जो फ्री फ्लो में आ रहे हैं, स्वतंत्र या स्वच्छंद रूप से आ रहे हैं, वो बाहर निकल करके आ पाए। तो यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ जो भी मन में फ्लुएंटली उसके विचार आ रहे हैं, प्रवाह में, एक नेचुरल फ्लो में अगर मैं कहूं, और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कुछ नए कुछ क्रिएटिव वे में, क्योंकि अब वो बंधा हुआ नहीं है कि बस यही वोकैबुलरी यूज करनी है, यही शब्द भंडार यूज करना है, इस नियम के अनुसार लिखना है, नहीं, अब वो फ्री है। तो अब वो फ्री है तो फ्री होकर के ही लोग ऐसी चीजें लिखते हैं जो रचनात्मक होती हैं, जहां वो स्वतंत्र और स्वच्छंद महसूस करते हैं। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज में सीखा है उसको इंक्लूड कर पाएंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट लैंग्वेज में ही जनरली फ्री राइटिंग करते हैं, या जो भी आपको भाषा दी गई है उसमें बिना कुछ नियम कायदे कानून का सोचे आप फ्री राइटिंग करते हैं या स्वच्छंद राइटिंग करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रिएटिविटी बाहर आएगी बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है, यानी ये लर्निंग का एक टाइप ऑफ लर्निंग है बेसिकली, जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं यानी हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिसमें दिमाग पे जोर पड़ेगा। दिमाग पे जैसे
थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन यानी सोचना, चिंतन, तर्क, कल्पना, ये सब चीजें प्रयोग में आएंगी। तो जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है, ये किस तरह का अधिगम है ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है संरचना अधिगम है, दूसरा ऑप्शन है मौखिक अधिगम है, तीसरा ऑप्शन है अवधारणा अधिगम है, या चौथा है गत्यात्मक कौशल है। यहाँ कोई दौड़ने भागने की तो बात हो नहीं रही है कि गत्यात्मक हो जाएगा। ठीक, संरचना कौशल है, अवधारणा कौशल है, क्या है? फटाफट से बताइए। क्लासेस चल रही हैं आपकी बैच में? जो नहीं चल रही है इसका मतलब टाइम टेबल में जगह नहीं बच रही होगी, तो कुछ दिन में शुरू हो जाएंगी या उस तरह से वो प्रॉपर प्लान होता है। तो ये अवधारणात्मक समझ है बच्चे की कि उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो यहाँ पे काम आएगी कि बच्चों को उच्च मानसिक प्रक्रियाएं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब यूज करना है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की लर्निंग है तो आप यूज कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कितना मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पता है तो वो अवधारणा लगा करके आप उसको सॉल्व कर देंगे। अवधारणात्मक अधिगम का यही मतलब है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या लर्निंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ये कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के प्रयोग, मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। यानी ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा जो हम बातचीत में इस्तेमाल कर रहे हैं या बोल करके जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, लिखित भाषा जो हम लिख करके, सांकेतिक भाषा जो संकेतों में, जैसे मैं अभी निशा को कहूं तो ये सांकेतिक भाषा है कि गुड कह रही हूं मैं उसको। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के प्रयोग में मदद करेगा, यानी ओरल लैंग्वेज बेहतर करानी है आपको बच्चों की। पहला ऑप्शन है नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। मतलब जो नए शब्द हैं या अनफैमिलियर हैं उन शब्दों का सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कर पाए बच्चा। पता नहीं हमें, बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, भैया अध्यापक के साथ पढ़ने में लगे हुए हो। थर्ड है कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन। ठीक है, कंठस्थ करने से कुछ होगा नहीं, इसको कहेंगे रट्टाफिकेशन। आपने बस कंठस्थ तो कर लिया, इससे मौखिक भाषा का प्रयोग पता नहीं। रोल प्ले में भाग लेना, हमें चारों में से बेस्ट ऑप्शन चाहिए। चारों पूरी तरह से गलत नहीं है लेकिन हमें चाहिए बेस्ट ऑप्शन, वही हमें 1 नंबर दिलाएगा। ठीक, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे रोल प्ले में भाग लेना। रोल प्ले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने बहुत बार की है, अभी फिर से करेंगे कि मौखिक भाषा जनरली रोल प्ले में क्या है। अभी आप देखेंगे दशहरा आने वाला है तो बहुत सारी जगह पे आपको रामायण का वो मंचन होते हुए नजर आ जाएगा। रोल प्ले ही है वो भी एक तरह से, कि कोई रावण बना हुआ है, कोई राम बना हुआ है, कोई सीता बनी हुई है ना, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहां पे लोग स्टेज पे। तो रोल प्ले में क्या है, अब वो अपने अपने डायलॉग्स याद करेंगे और उनको बोलेंगे। तो मौखिक भाषा तो अपने आप ही अच्छी होगी क्योंकि वो डायलॉग में उतार चढ़ाव आपके उच्चारण में है ना, आप बात को किस तरह से कहना है वो इंपॉर्टेंट है रोल प्ले में। ठीक, पता चला है शूर्पणखा की नाक कट गई और वो रोते हुए की जगह हंसते हुए आ रही हैं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको पता होना चाहिए मौखिक भाषा का कैसे इस्तेमाल करना है। तो रोल प्ले में भाग लेना, तो रोल प्ले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा यहाँ मौखिक भाषा के सही उच्चारण के लिए या विकास के लिए अगर मैं कहूं तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ के जवाब देंगे पोल में। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, यानी आप एक टीचर हैं जिसको हिंदी आती है, ठीक है, और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब जॉब लगेगी, आप सीटेट करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे, फटाक से नौकरी लगेगी, मेहनत अगर ठीक से कर रहे हैं तो हिंदी भाषी अध्यापक हैं आप। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं और आपको हिंदी आती है, या बिहार से हैं आपको हिंदी आती है ना, और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है। पंजाब जहां पंजाबी वहां की मातृभाषा है या लोकल लैंग्वेज है, तो वहां आप चले गए। केंद्रीय विद्यालय में मान लीजिए आपने ले लिया सिलेक्शन, है हमारे लर्नर्स जो जाते हैं ऑफ कोर्स। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, अब आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है, क्योंकि आप तो जिंदगी भर से मान लीजिए बिहार में थे या फिर यूपी में थे, तो यूपी में तो हिंदी जनरली बोलते हैं, बिहार में तो फिर भी कई सारी भाषाएं अलग अलग तरह की, मतलब यूपी में भी है बट हिंदी का चलन है ही। तो अगर हम देखें तो चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते, आपको पंजाबी उतनी अच्छी से आती नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी जो कम्युनिटी है वहां की, जो जिंदगी भर से जिनकी जनरेशंस पंजाबी बोल रही हैं, उनको कहेंगे कि बेटा, या लोग आप जो है पेरेंट्स बच्चों के या पेरेंट्स बच्चे, कि आप सीख लो हिंदी, क्योंकि मुझे तो पंजाबी नहीं आती, आपको हिंदी सीखनी चाहिए। तो ये हो जाएगी मूर्खता, है ना। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वैसे भी वहां लोग ज्यादा हैं और आप अकेले हैं, तो आप ही सीख लो भाई। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, यानी आप कहेंगे मेरा ट्रांसफर कर दो यार कहीं, तो ये एकदम गलत तरीका है। एज अ टीचर आप भागेंगे नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप वहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको देश भर में कहीं भी ट्रांसफर दिया जा सकता है, ये आपको पहले ही नौकरी ज्वाइन करने से पहले पता था। केंद्रीय विद्यालय में सबको पता ही होता है, नवोदय विद्यालय में सबको पता होता है, ठीक, एकलव्य मॉडल स्कूल्स में भी यही हाल है। थर्ड क्या, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे
करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, यानी जो बच्चे की भाषा है उसको एक रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे और शिक्षण आरंभ करेंगे। अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। क्यों भाई, जब बच्चे की मातृभाषा में सिखाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है, तो क्यों आप इतने तीरंदाज बन रहे हैं कि अंग्रेजी में संप्रेषण करेंगे। ठीक, तो ये क्या, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। बच्चे की भाषा, बच्चा सेंटर में है, बाकी सारी चीजें पेरीफेरी पे हैं। केंद्र में बच्चा है, बच्चे के अनुसार चीजें होंगी, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। और इसके अराउंड है बाकी सारी चीजें जो है ये सीमाओं पे हैं, केंद्र में बच्चा है। तो बच्चे की भाषा को आप संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे जितना आपसे हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं इसको। अंग्रेजी में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा, डायग्नोस्टिक, और आया भी होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए सिंपल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमेशा जो उद्देश्य होता है, या रेमेडियल टीचिंग भी इसमें कई बार शामिल हो जाती है, उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम कहते हैं, डायग्नोस करना। डायग्नोस्टिक लैब्स याद रखा कीजिए, सिंपल, सालों साल से यही उदाहरण दे रहे हैं। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक लैब क्या करते हैं, आपको बुखार है 4 दिन से, दवाई आपने सिम्टम सोच के ले ली लेकिन फायदा नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने को कहेगा, वो टेस्ट में पता लगेगा, डायग्नोज होगा कि आपको दिक्कत क्या है, डेंगू है, मलेरिया है, या कुछ नहीं है, ऐसे ही मक्कड़ बना रहे थे। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही पता लगेगा। निदानात्मक परीक्षण होते हैं, समस्या है कहां बच्चे की, उसको पता करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, यानी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें जितने भी नंबर आए हैं वो लिखना। आउटकम नहीं, कारण, दिक्कत कहां है वो पहचानना है, डायग्नोस करना है, निदान करना है। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, यानी समेटिव इवैल्यूएशन के लिए एक प्लान बना रहे हो जी नहीं। अभिभावक शिक्षक बैठक में, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावकों को सूचित करने और ध्यान देने के लिए कहना। कहां, किस बात पे ध्यान देने के लिए कहना, बात पकड़नी है सरकार यहाँ। ठीक, फिर बचता है लास्ट ऑप्शन, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। ये बात थोड़ी जो है सेंसिबल लग रही है हमें, कि बच्चों की समझ, जो बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो अवधारणात्मक समझ है, उसमें कहां अंतर, कहां गैप रह गया है, उस गैप को पकड़ना। ये कीवर्ड्स ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछा जाता है, गैप लिखा होगा प्रॉपर। अंतरों को जानना यानी गैप्स को आइडेंटिफाई करना कि समस्या है कहां और उसको फिर ठीक करना। जानना और उपचारात्मक कदम उठाना यानी रेमेडियल मेजर्स लेना। रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, दोबारा से पढ़ा सकते हो, नए तरीके से पढ़ा सकते हो। तो बच्चों की समझ में अंतर कहां रह गए, गैप्स कहां हैं, और उपचारात्मक आगे आपको क्या कदम उठाने हैं, ये आएगा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में, है ना। जो सीसी आपका मूल्यांकन वाला टॉपिक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके तहत ये पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेपर इस बार इजी ही कहेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी एक सेट और है पेपर 2 का, वो भी हम लगा लेंगे किसी दिन, या मैं मॉक टेस्ट में आपको कहीं पे इन्वॉल्व उसको इंक्लूड कर दूंगी, है ना। चलिए, तो ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल आंसर्स हैं। लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल, ये बाकी आपका इंस्टाग्राम हैंडल है हिमांशु सिंह ऑफिशियल, फेसबुक पेज। बहुत, अगर आप में से कोई यूज करता है ये सब तो देख लो, नहीं तो टेलीग्राम यूज किया करो, सिंपल लर्नर्स के लिए ठीक रहता है। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए हैं वो आप बता दीजिएगा, सिंपल बताइए फटाफट से। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट्स में बता